हेलो बच्चों, मैं डीजी गुप्ता रैंकर्स एडुकेटर की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, उसमें हम लोग बच्चों रसायन विज्ञान में जो हमारा फर्स्ट वॉल्यूम है उसमें हम लोग सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन देख रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे बच्चों वाष्प दाब। वाष्प दाब है क्या बच्चों? होता क्या है कि कभी कभी हम जब जल को गर्म करते हैं तो जल को गर्म करने पर उसमें से भाप निकलता है, और जब भाप निकलता है तो आपके जो छोटे छोटे कण होते हैं वह हवा में उड़ने लगते हैं। तो होता क्या है कि जो एटमॉस्फियर है, वातावरण है, उसमें वहाँ का जो दाब होता है, जो जल है उसके अंदर के जो दाब हैं उनके जब इक्वल हो जाता है उनका प्रेशर, दाब, तो उस समय हम लोग क्वथनांक बोलते हैं। आज इन्हीं सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। तो वाष्प दाब होता क्या है? तो वाष्प दाब के लिए तापमान हमारा फिक्स रहना चाहिए, निश्चित रहना चाहिए, और नियत तापमान पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर, वाष्प द्वारा द्रव की सतह पे, यानी द्रव की जो लेयर है जिस बर्तन में हमने रखा है बच्चों द्रव, इनकी ये जो लेयर है इनकी सतह पर लगाया गया दाब, जब वे द्रव तथा उसकी वाष्प सामान्यावस्था में हो तो वाष्प दाब कहलाता है। मतलब क्या है कि नियत ताप पर, मतलब इनका टेम्परेचर जो है वो जब कांस्टेंट रहेगा तो वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, वाष्प जो कि द्रव को गर्म करने पर जो उससे उठा हुआ जो द्रव का जो वाष्प बन रहा है उसके द्वारा लगाया गया दाब, जब वे द्रव तथा उसकी वाष्प साम्यावस्था में हो, मतलब द्रव जो जल है उसके अंदर का दाब और उसके जो वाष्प उठ रहा है उसके द्वारा लगाया गया जो दाब है, अगर वह साम्यावस्था में, जिसको हम लोग इंग्लिश में इक्विलिब्रियम बोलते हैं बच्चों, उसमें हो जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब, या वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, ये कैसे होगा, कब होगा, उसके बारे में हम आप लोग चर्चा करेंगे बच्चों आगे। तो उसमें एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है राउल्स। राउल्स ने कुछ अपने नियम बताए थे। उन नियमों की हेल्प से हम समझेंगे कि वाष्प दाब कब ज्यादा एक्ट करता है, उसका काम क्या है, कैसे वह कार्य करता है। तो कभी कभी हम लोग देखेंगे बच्चों कि ऐसे विलेय जब हम विलायक में मिलाते हैं तो कभी कभी वह विलायक में घुल नहीं पाता है, वह विलायक के सरफेस पे रहता है। जैसे हमने क्या किया कि चाय की पत्ती लिया, उसे पानी में डालेंगे तो घुलेगा नहीं, तैरता रहता है। तो जब उसे हम लोग तापमान देंगे, उसके क्वथनांक तक पहुंचाएंगे, टेम्परेचर दिए, जब हीट करेंगे तो क्वथनांक तक जब पहुंचाएंगे बच्चों, तो होता क्या है वह वेपर यानी वाष्प बनना शुरू हो जाएगा और उनके कण ऊपर उड़ने शुरू हो जाएंगे। तो जो हमारे ये अघुलनशील विलेय हैं वो उन्हें दाबने का काम करेंगे। जब वह प्रेस करेंगे कि हाँ नहीं भाई तुम मत उड़ो, तो ये जो अघुलनशील विलेय हैं उनके कारण क्या होगा, जो हमारा वाष्प बन रहा है उसे दबाने के कारण वह, उनके जो कण है वह उड़ नहीं पाएंगे। तो जब उड़ नहीं पाएंगे तो और ज्यादा हमको क्वथनांक तक पहुंचाना पड़ेगा, और ज्यादा हम उसको ताप देंगे, तापमान बढ़ाएंगे तो और तेजी से वाष्प निकलेगा बच्चों। जब वाष्प निकलेगा तो हो सकता है कि वह कुछ दूर तक, और उसको लेकर, कौन, अघुलनशील जो विलेय है उसको लेकर थोड़ा दूर तक उड़े, जैसा आप लोग चाय बनाते समय देखते हो। तो शुरू में तो जब आपके पास केवल विलायक रहेगा, जैसे जल है, उसको जब ताप देते हो बच्चों तो क्या होता है, 100 डिग्री आते आते वह वाष्प बनना शुरू हो जाता है। लेकिन जब ऐसा विलेय जो अघुलनशील है उस विलायक में जब डालते हो तो क्या होता है, 100 डिग्री पे केवल
वाष्प बनता था जब केवल पानी था जो कि विलायक के रूप में था, लेकिन जब उसमें अविलेय अघुलनशील विलेय को जब हम डालते हैं तो उसे 100 डिग्री पे नहीं और ज्यादा तापमान देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वाष्प तब बनेगा, वाष्प तब बनेगा जब जो हमारा विलायक है वह एक साथ सारे कणों को लेकर ऊपर उड़ना शुरू करे। लेकिन जब हमारे पास विलेय आ जाएंगे तब क्या होगा, अब विलेय तो सतह पे है, अब उसको भी लेकर उड़ना पड़ेगा। जब लेकर उड़ना पड़ेगा तो उतने तापमान पर वह काम नहीं कर पाएगा, और ज्यादा तापमान देना पड़ेगा। जब और ज्यादा तापमान देंगे तो बच्चों क्या होगा, वह और ऊपर धीरे धीरे उड़ना शुरू कर देगा। तो आज इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने वाले हैं। तो राउल्स का नियम, ये एक नियम ऐसा था बच्चों, इस नियम के अनुसार विलयन के किसी वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब को उस घटक के विलयन में मूल प्रभास से गुणा करने पर प्राप्त होता है। यही राउल्स का नियम था बच्चों। मतलब इनके कहने का मतलब क्या था बच्चों कि विलयन के किसी वाष्पशील घटक, विलयन में विलेय भी आता है और विलायक भी आता है। तो सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि विलायक ही द्रव है, उसी का वाष्प बनता रहता है, और तो उसमें से कोई घटक मतलब कोई भी अवयव, चाहे विलेय हो चाहे विलायक हो, जब वह विलयन में रहता है तो उसका शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होता है, उसका विलयन का जो पूरा मूल प्रभाज होता है। मूल प्रभाज क्या होता है बच्चों, जब विलयन में हम लोग जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी अवयव हैं, उनका जब हम लोग मूल प्रभाज निकालते हैं तो जितने अवयव रहेंगे उनको ऊपर लिखेंगे और डिवाइड बाई टोटल जितने मोल रहेंगे उनको नीचे लिखकर जोड़ देंगे। ये हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन, या इसे बोलते हैं बच्चों मोल प्रभाज। तो क्या होगा, जो हमारा वाष्प दाब है किसके द्वारा लगाया जा रहा है, विलयन के किसी एक घटक के द्वारा लगाया जा रहा है, उसमें हम मोल प्रभाज से अगर गुणा कर देंगे बच्चों, तो ये जो गुणा करने के बाद जो हमारे पास परिणाम आएगा वही परिणाम हमारा राउल्स नाम से, राउल्स लॉ के नियम से जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, तो इसमें बच्चों हम लोग देखेंगे कि हमारे पास विलेय और विलायक यानी विलयन की बात करेंगे तो उसमें बच्चों दोनों द्रव होंगे। द्रव का जो विलयन होगा उसके लिए हम लोग लगाएंगे बच्चों राउल्स लॉ। हमारे पास जो विलयन है वह द्रव का है, मतलब द्रव आपस में मिल रहे हैं तो उनके कारण जो वाष्प बनेगा उससे क्या क्या हमारे मान आएंगे, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो पहला हमारा केस है बच्चों, अभी द्रव है। दूसरा केस हम लोग लेंगे तो उसमें आएगा बच्चों द्रव ठोस होगा, जैसे शरबत हो गया। ठीक है, द्रव ठोस है। या हो सकता है कि जो दूसरा वाला ठोस है वह घुलने वाला हो, या हो सकता है ना घुलने वाला हो। ठीक है, तो द्रव अभी द्रव है विलयन के लिए। माना कि मिश्रण में द्रव ए के Na मोल, बच्चों दो द्रव हैं, पहला A है दूसरा B है। A के लिए मोल होगा Na और B के लिए मोल होगा बच्चों Nb। Na मोल तथा द्रव B के लिए Nb मोल है। विलयन में A तथा B के आंशिक दाब, आंशिक दाब मतलब बच्चों क्या होता है, अपना अपना दाब। जैसा मान लीजिए आपके पास बच्चों विलयन है, विलयन में विलेय भी है और विलायक भी है, तो विलेय के कारण अलग दाब, विलायक के कारण अलग दाब। तो अपना अपना दाब को हम लोग बोलते हैं बच्चों रसायन की भाषा में वाष्प दाब। किसके लिए, वाष्प दाब अपने अपने अवयव के कारण, तो उसे हम लोग बोलेंगे बच्चों ऐसा वाष्प दाब जो अपने अपने अवयव के कारण हो तो उसे बोलेंगे आंशिक दाब। और जब दोनों दाबों को एक साथ मिला देंगे किसी के कारण, विलेय का जो दाब होगा बच्चों उसके कारण अलग होगा, और जो विलायक का दाब होगा बच्चों उसका अलग होगा। जब दोनों को मिलाएंगे तो उनके कारण जो आएगा वह कुल दाब होगा। तो आंशिक दाब ए के लिए Pa तथा जो हमारे पास बच्चों विलायक है, या जो हमारे पास क्या है दूसरा वाला जो अवयव है वह Pb है, वह शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्रमशः P0A तथा P0B है। तो इसमें से कोई एक मान लेंगे बच्चों विलेय है, कोई एक मान लेंगे विलायक है।
और जो मानेंगे शुरू में वही आखिरी तक मानते चले जाएंगे। तो शुद्ध के लिए बोलेंगे बच्चों, शुद्ध के लिए मतलब क्या है, उसमें कोई मिक्सचर नहीं मिला हुआ है, मतलब उसे हम लोग पी नॉट ए बोलेंगे। दूसरा जो अवयव है पी नॉट बी बोलेंगे। और आंशिक दाब क्या होगा बच्चों, उस अवयव के कारण जो दाब उत्पन्न होगा उसे हम लोग बोलेंगे आंशिक दाब। तो विलेय के लिए, विलायक के लिए पी ए या पी डैश ए और पी डैश बी, और शुद्ध रहेगा तो उसे बोलेंगे पी नॉट ए और पी नॉट बी। ठीक है, ताकि कंपेयर करने में आसानी हो, पता चल पाए कि अभी हमारे पास ये विलयन है और अभी हमारा शुद्ध रहेगा तो हमारे पास विलायक है। ठीक है, या विलेय है। अतः राउल्ट के नियमानुसार अब देखेंगे बच्चों यहां से ये P डैश ए, P डैश ए क्या है बच्चों, यह है आंशिक दाब। आंशिक दाब क्या होता है, ए के कारण दाब, ए के कारण उत्पन्न दाब आंशिक दाब कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। ये क्या होता है, यह मूल प्रभाज होता है बच्चों ए के कारण। क्यों ए के कारण लिखे हैं, क्योंकि आंशिक दाब भी किसका है, बोलो ए का है। हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे बच्चों किसके साथ, जो शुद्ध वाला है। शुद्ध हमारा ए का जो ए अवयव है, ए घटक है, उसका शुद्ध वाला दाब कितना होगा बच्चों, पी नॉट ए। ये पी डैश ए क्या है बच्चों, तो पी डैश ए हमारा है आंशिक दाब, किसके कारण, ए के कारण। ए क्या है, ये घटक है जो विलयन में उपस्थित है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, ए का आंशिक दाब क्या हो जाएगा, ए का मूल प्रभाज गुणे पी नॉट ए। ए का मूल प्रभाज यानी एक्स ए लिखेंगे बच्चों, इसको हम लोग एक्स ए के नाम से जानते हैं, एक्स ए। और बच्चों पी नॉट ए, पी नॉट ए क्या है, शुद्ध है। जब ए यानी एक घटक जब हमारा शुद्ध फॉर्म में है तो उसे हम लोग बोलेंगे बच्चों पी नॉट ए। यहां पे बच्चों इसी तरीके से दूसरा जो घटक है उसका आंशिक दाब पी डैश बी क्या हो जाएगा, मूल प्रभाज बी के लिए क्या होगा, एन बी डिवाइड बाई कुल, तो एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। और गुणा करेंगे बच्चों किससे, जो हमारा शुद्ध वाला बी घटक है यानी पी नॉट बी। तो यहां से बच्चों हो जाएगा पी का आंशिक दाब बराबर बी का मूल प्रभाज इंटू पी नॉट बी। बी का मूल प्रभाज बच्चों क्या होगा, एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। और पी नॉट बी क्या है, तो पी नॉट बी हमारा शुद्ध जो बी वाला घटक है उसका दाब है। तो हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, बी का मूल प्रभाज हम लोग लिखते हैं एक्स बी से, बहुत पहले से जानते हैं। उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पी नॉट बी से। पी नॉट बी क्या है, पी नॉट बी हमारा क्या है, ये हमारा शुद्ध दाब है बी घटक के कारण। ठीक है, अच्छा अब बच्चों यहां पे हम लोग देखेंगे यदि विलयन का कुल दाब पी एस हो। एस क्यों बोला हुआ है, यस हमारा बताता है बच्चों सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं विलयन। तो जो हमारा विलयन है बच्चों उसका कुल दाब क्या होगा, पी सॉल्यूशन। तो पी सॉल्यूशन में दो घटक हैं, एक है बच्चों विलेय और दूसरा है बच्चों विलायक। तो विलेय के कारण आंशिक दाब प्लस विलायक के कारण आंशिक दाब, जब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो उसके कारण जो हमारा बच्चों दाब आएगा वो हमारा आ जाएगा पी कुल यानी कुल दाब। तो कुल दाब में विलेय का दाब प्लस विलायक का दाब, तो विलेय का आंशिक दाब प्लस विलायक का आंशिक दाब बराबर कुल दाब। तो बच्चों विलयन का कुल दाब जैसे पी एस यानी सोल्यूशन के लिए, तो पी एस इज इक्वल टू पी डैश ए प्लस पी डैश बी। पी डैश ए क्या है बच्चों, तो पी डैश ए हमारा है घटक का, ए घटक का आंशिक दाब, ये क्या है बच्चों, बी घटक का आंशिक दाब। अब इसका मान रख देंगे बच्चों, पी डैश ए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ए का और गुणे पी नॉट ए, यही है बच्चों एक्स ए इंटू पी नॉट ए, या उसी को लिखेंगे बच्चों एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी और गुणे पी नॉट ए। इसी तरीके से बी डैश बी के लिए क्या लिखोगे, एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी इंटू पी नॉट बी। ये हमने बच्चों लिखा है
ए घटक, जो हमारा दाब है वह ए घटक के लिए, प्लस जो हमारा बी है उसके लिए दाब, यानी कौन सा दाब, आंशिक दाब। दोनों आंशिक दाब को जोड़े हैं, तो यहाँ पे हमने जोड़ने के बाद लिख दिया बच्चों। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, पी नॉट ए, पी नॉट ए प्लस पी डैश ए प्लस पी डैश बी, इतने को हम लोग लिखते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं, एक्स ए। इतने को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स बी। तो हो जाएगा एक्स ए इंटू पी नॉट ए, एक्स ए इंटू पी नॉट ए। यहां क्या हो जाएगा, एक्स बी इंटू पी नॉट बी, एक्स बी इंटू पी नॉट बी। ये हमारा हो जाएगा पी सोल्यूशन। जो पी सोल्यूशन हो जाएगा, पी विलियन हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एक्स ए पी नॉट ए प्लस 1 माइनस एक्स ए पी नॉट बी। ये कहां से आया, तो बच्चों जब कभी भी हम लोग फ्रैक्शन निकालते हैं वह हमेशा मैक्सिमम जो होगा वह 1 के बराबर या 1 से कम होगा, क्योंकि हमारा जो एक्स ए प्लस एक्स बी होता है वह 1 के बराबर होता है। जब यहां से हम लोग एक्स बी लिखेंगे बच्चों तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों एक्स ए के 2 टर्म आ जाएंगे ना, तो हमारा यहाँ पे एक्स ए के 2 टर्म आ जाएंगे तो हमारा कुछ मान निकल जाएगा बच्चों। यहां से हो जाएगा पी सोल्यूशन इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए माइनस, यहां बच्चों देखेंगे पी नॉट बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी नॉट बी, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पी नॉट बी माइनस एक्स ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो पी नॉट बी एक्स ए। तो यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए, तो माइनस पी नॉट बी एक्स ए। ऐसे कंपोनेंट को एक साथ रख देते हैं तो पी सोल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स ए कॉमन ले लेते हैं, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, एक्स ए कॉमन ले लिए बच्चों, प्लस पी नॉट बी। ठीक है, अब क्या होगा, ये हमारा पी सोल्यूशन है। समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड सरल रेखा की समीकरण को प्रदर्शित कर रही हैं, अतः हम इन्हें निम्न प्रकार आरेखित कर सकते हैं। बच्चों यहां पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, पी सोल्यूशन बराबर एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। यहां से आप देख सकते हो कि सोल्यूशन इज इक्वल टू एक्स ए यानी मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज ए का, और ब्रैकेट में रहेगा बच्चों पी नॉट ए जो शुद्ध है उसमें से अशुद्ध वाला। अशुद्ध का मतलब क्या है कि जो हम विलय को डालने के बाद, ये हमारा दोनों शुद्ध वाला लिखा हुआ बच्चों, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ये दोनों का हम लोग क्या चीज अंतर लिखेंगे और प्लस पी नॉट बी लिखेंगे। अभी तक हम लोग सोल्यूशन, अभी हम लोग यहाँ पे जब हमारा द्रव द्रव का विलयन हम लोग पढ़ रहे हैं तब के लिए केस पढ़ रहे हैं। अगर वही हम लोग अविलय वाला पढ़ते बच्चों तो यहाँ पे हमारा कौन सा वाला कंपोनेंट आ जाता है, कौन सा वाला घटक आ जाता है, जो हमारा घुलनशील नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बच्चों क्या है, जब वो घुलनशील है तो वाले कंपोनेंट लिख दे रहे हैं पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड सरल रेखा की समीकरण को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, तो देखते हैं जरा हम लोग क्या होगा इनका ग्राफ। देखें बच्चों, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये हमारे पास है बच्चों एक्स एक्सिस, ये हमारा बच्चों पी नॉट बी, और यहाँ पे बच्चों पी नॉट ए। ये पी सोल्यूशन है बच्चों जिसमें दोनों का आंशिक दाब जोड़े हैं, पी डैश ए प्लस पी डैश बी। ये हमारा बच्चों है पी सोल्यूशन या पी दाब हमारा विलयन का। अब पी नॉट ए क्या हो जाएगा बच्चों, पी डैश ए क्या हो जाएगा, हो जाएगा एक्स ए पी नॉट ए, मोल प्रभाज ए के कारण इंटू पी नॉट ए क्या है, शुद्ध दाब ए के कारण। उसी तरीके से हम बच्चों देखेंगे बी का,
बी का आंशिक दाब क्या होगा, मोल फ्रैक्शन बी का, यानी मोल प्रभाज बी का, और साथ में शुद्ध बी का दाब। ठीक है, तो होगा क्या, आप सबको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो जिस समय बच्चों एक्स से 0 होगा उस समय एक्स भी 1 होगा। तो एक्स से बच्चों अगर यहां पे हम 0 करें तो उस समय एक्स भी अपने मैक्सिमम पे होगा। तो हमारा एक्स से 0 है, एक्स से 0 है, ये वाला कंपोनेंट देखिए, एक्स यहाँ पे 0 है, एक्स से जब 0 है, 0 से शुरुआत करने वाला ग्राफ देखिए, यहाँ पे जो एक्स से 0 है वह ग्राफ यहाँ पे बच्चों मैक्सिमम रहेगा, एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये देखिए जो यहाँ पे एक्स भी बच्चों मैक्सिमम है वह आकर आगे चल के 0 हो जाएगा। ये देखिए एक्स भी 0 है, क्योंकि जहां पे एक कंपोनेंट मैक्सिमम रहेगा 1 के बराबर तो दूसरा कंपोनेंट को 0 रहना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चों ये ग्राफ जो हमारा है वह पी नॉट बी है, यहाँ पे बच्चों पी नॉट ए है। ये हमारा है आंशिक दाब ए के कारण, ये हमारा है बच्चों ग्राफ आंशिक दाब बी के कारण, ये आंशिक दाब ए के कारण। ये हमारा बच्चों पी टोटल है, पी सोल्यूशन है, पी विलयन है। इसमें हम लोग आंशिक दाब ए और आंशिक दाब बी को जोड़े हैं, तो हमारा ये वाला जो लाइन बन रहा है वो हमारा ये वाला बन रहा है बच्चों। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे बच्चों वाष्प दाब हम देखेंगे, एक्स एक्सिस पे बच्चों हम क्या देखेंगे, मूल प्रभाज। तो आई थिंक ये ग्राफ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक मोल हेप्टेन जिसका वाष्प दाब है 92 mm ऑफ Hg। हेप्टेन बच्चों एन हेप्टेन है, कितना मोल है, 1 मोल। दूसरा बच्चों दिया है 4 मोल ऑक्टेन है। हेप्टेन का वाष्प दाब दिया हुआ बच्चों 92 mm ऑफ Hg। ठीक है, वाष्प दाब। और ऑक्टेन का वाष्प दाब 31 mm ऑफ Hg। विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करो। विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करो बच्चों। तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, दाब विलयन का दाब बराबर क्या होगा, आंशिक दाब ए का बच्चों प्लस ए का आंशिक दाब प्लस बी का आंशिक दाब, यही पूछा है। अब पी डैश ए कैसे निकलेगा बच्चों और पी डैश बी कैसे निकलेगा। तो पी डैश ए आपको पता है मोल प्रभाज ए का इंटू पी नॉट ए का शुद्ध दाब प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। बच्चों मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा ए का, तो यहां पे देखेंगे एक्स ए का मोल फ्रैक्शन कैसे, ए का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा बच्चों, तो जिसका पूछेगा उसे ऊपर लिखेंगे, अन्य डिवाइड बाय, जिसका नहीं पूछेगा उसे नीचे लिखेंगे, ये टोटल नीचे रहता है। ए का मोल क्या है बच्चों, किसी एक को मान लो ए, मान लो हेप्टेन या उसे अंतर नहीं आएगा या ऑक्टेन को, तो क्या करेंगे बच्चों,
1 डिवाइड बाई टोटल मोल क्या है, एक का मोल 1 है, एक का मोल 4 है, तो इसके लिए एक ऊपर होगा, नीचे 5 हो जाएगा, 1 + 4, 1/5। इसी तरीके से बच्चों बी का निकालेंगे मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज, हो जाएगा NB डिवाइड बाई Na + NB। क्या होगा, NB का मोल है बच्चों 4 डिवाइड बाई 1 + 4, बराबर हो जाएगा 4/5। एक 1/5 आया और एक बच्चों 4/5 आया, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इसका आ गया बच्चों 1/5 इंटू P0A प्लस 4/5 इंटू P0B। ठीक है, अब क्या होगा, P0A की वैल्यू दे रखी है, P0B की वैल्यू दे रखी है, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर ला सकते हो बच्चों। सॉल्व करिए और आंसर बताइए कितना आएगा। सॉल्व करिए, यहाँ पे देखिए कितना आंसर आता है। इसे सॉल्व करिए। हो गया होगा, ठीक है, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर ला सकते हो बच्चों, और यहां से आपका आ जाएगा क्या चीज, विलयन का ताप। ठीक है, चलिए अब आगे चले। वन बाई फाइव इंटू P0A कितना दिया है 92 प्लस 4/5 इंटू 31। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, एटीन पॉइंट फोर। इसका क्या आ जाएगा बच्चों, इसका कितना आ जाएगा, और इसको डिवाइड कर दीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा, 24.8, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 18.4। तो ऐड कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 43.2 mm ऑफ Hg। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 43.2 43.2 mm ऑफ Hg। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं बच्चों दूसरा केस। जो बच्चों हमारा दूसरा केस है वो हमारा है ठोस और द्रव विलयन। अभी हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों द्रव और द्रव विलयन, अब हम पढ़ेंगे बच्चों ठोस और द्रव विलयन। ठीक है, तो ठोस और द्रव विलयन में बच्चों मान लीजिए जो A है वह अवाष्पशील ठोस है। जैसे मान लीजिए कि चाय पत्ती को आपने क्या किया बच्चों कि द्रव में डाल दिया,
तो चापत्ती के कारण तो वेपर बनेगा नहीं, दाब वाष्प दाब बनेगा नहीं, वाष्प ही नहीं होगा, तो उसे बोलेंगे अवाष्पशील ठोस। या कोई ऐसा जिसका वाष्प न बनता हो उसको हम ले लेते हैं। पी हमारा क्या बच्चों, वाष्पशील द्रव है जिसका वाष्प बनता है। तो राउल्स तो ये कहते हैं कि अगर हमारे पास हमारे पास विलयन है बच्चों, उसका दाब क्या होगा, तो ए के लिए एक्स से पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, ये हमारा टोटल प्रेशर है, टोटल दाब है, कुल दाब है। ए के लिए बच्चों क्या होगा, पी नॉट ए 0। क्यों पी नॉट ए 0 बच्चों है, क्योंकि पी नॉट ए वही होता है जिसका दाब बनता है। यहां पे पहले ही हमने ले लिया बच्चों, अवाष्पशील ठोस है, ऐसा ठोस है जो अवाष्पशील है, वाष्प बन ही नहीं रहा है, तो उसका तो 0 हो गया। अब जो कुछ कहानी होगा सब बी के लिए होगा, क्योंकि बी का वाष्प दाब बन रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, जो पी हमारा विलयन का है, तो पी विलयन का हो जाएगा एक्स बी पी नॉट बी प्लस एक्स से पी नॉट ए। ये कंपोनेंट बच्चों 0 हो जाएगा, इसीलिए यहां पे नहीं लिखा हुआ है। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अवाष्पशील ठोस। ठीक, तो यहां से माना कि पी नॉट बी इज इक्वल टू पी नॉट, पी नॉट बी इज इक्वल टू पी नॉट। क्यों, विलायक की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, पी नॉट बी इज इक्वल टू पी नॉट। यहां एक्स बी विलायक का मूल प्रभाज है। यहां पे बच्चों बी को माने हैं विलायक और ए को माने हैं विलेय। तो यहां पे जो ए हमारा है बच्चों, ये हमारा विलेय की तरह काम कर रहा है, और जो हमारा बी है बच्चों, विलायक है। यहां पे बच्चों अगर हम बोले पी सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे पी नॉट ए को हम लोग बोल रहे हैं बच्चों अवाष्पशील ठोस, तो इसके कारण तो कितना हो गया 0। इसके कारण क्या हो जाएगा बच्चों, जो होगा वही होगा। तो इसका मतलब पी एस जो होगा वह पी डैश बी के बराबर होगा। तो पी एस इज इक्वल टू, इसका कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, एक्स बी का मोल फ्रैक्शन इंटू पी नॉट बी, ये क्या हो जाएगा एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी, ये हमारा हो जाएगा बच्चों विलयन का दाब इंटू पी नॉट बी। ठीक है, यहां देखें बच्चों, जो हमारा पी विलयन है वो किसके कारण आएगा, केवल बी के कारण, क्योंकि बी वाला क्या हमारा विलायक है, तो उसका वाष्प दाब बन रहा था। तो एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी इंटू पी नॉट, ये पी नॉट क्या है, पी नॉट बी, यहां माने हैं पी नॉट बी बराबर पी नॉट। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा पी विलयन है बच्चों सोल्यूशन, वह एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बच्चों, मूल प्रभाज किसके, जो हमारा विलायक है उसके मूल प्रभाज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या समानुपाती है। ठीक है, अतः विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा बच्चों, विलायक के मूल प्रभाज के बराबर। एक चीज यहां से हम लोग देख सकते हैं, क्या देखने को यहाँ मिल रहा है, अतः विलयन का वाष्प दाब जो होगा बच्चों वह समानुपातिक किसके होता है, विलायक के मूल प्रभाज के। तो जो हमारा बच्चों पी सोल्यूशन है, पी विलयन है, वह एक्स बी पी नॉट बी के बराबर है, क्योंकि ये वाला तो 0 है बच्चों, ये कंपोनेंट तो 0 है। अब इसी को हम लोग बच्चों सॉल्व करें, तो पी विलयन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स से, लिख सकते हैं ना,
क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। वहां से बच्चों हम लिख सकते हैं एक्स बी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। यहां से हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स ए की जगह पे पी नॉट यक्स, यहाँ बच्चों यक्स बी के जगह पे 1 माइनस एक्स ए लिख दिए इंटू पी नॉट बी। अब यहाँ बच्चों पी सोल्यूशन क्या हो जाएगा पी नॉट बी मल्टीप्लाई करने पे माइनस पी नॉट बी एक्स ए। अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों पी नॉट बी माइनस पी एस, मतलब हमने क्या किया है पी नॉट बी माइनस पी एस को इधर ले आओ और इनको उधर भेज दीजिए। जब इसको उधर भेजेंगे तो क्या बचेगा माइनस से उधर जाएगा तो पी नॉट बी एक्स ए, तो हमको एक्स ए चाहिए तो पी नॉट बी नीचे चला जाएगा, तो हमारा पी नॉट बी माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट बी आ गया। पी नॉट बी माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट, अब पी नॉट बी को हम लोग लिख सकते हैं पी नॉट क्योंकि पहले ही मान चुके हैं इज इक्वल टू एक्स ए आ गया हमारा। यहाँ पे क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट, ये पी नॉट क्या है कोई बी है विलायक का दाब। और बच्चों ये किसके बराबर है मोल फ्रैक्शन ए के, तो ए का मोल फ्रैक्शन है मोल प्रभाज क्या होगा बच्चों मोल प्रभाज क्या हो जाएगा एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। पी नॉट डिवाइड बाई पी नॉट माइनस पी एस, इसको हमने कुछ नहीं किया है बच्चों, इसको हमने उलट दिया है ऊपर नीचे कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। पी नॉट माइनस पी एस नीचे आ गया एन ए नीचे आ गया और बाकी सब वैसे ही। पी नॉट डिवाइड बाई पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू, इसको बच्चों लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस एन बी डिवाइड बाई एन ए। यहां पर लिख सकते हैं बच्चों एन ए नीचे मान लो एलसीएम आ गया है, लिख सकते हो एन ए प्लस यहां पर हमने क्या किया है ऊपर वाले कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, तो अगर इसको हम लिखे बच्चों एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी डिवाइड बाई एन ए, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसके जगह पे बच्चों 1, तो 1 प्लस एन बी डिवाइड बाई एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी डिवाइड बाई एन ए, तो एन बी डिवाइड बाई एन ए और यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, 1 उधर जाएगा बच्चों तो क्या बचेगा -1 चला जाएगा, तो ये -1 हो गया एन बी बाई एन ए बचा हुआ है। ये समझ में आया नहीं कहाँ से है तो -1 उधर चला गया तो क्या हो जाएगा पी एस डिवाइड बाई पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए। यहाँ देखेंगे पी नॉट डिवाइड बाई पी नॉट माइनस पी एस, ये कैसे पी नॉट डिवाइड बाई पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू 1 प्लस एन बी डिवाइड बाई एन ए। यहाँ से अब ये हुआ बच्चों ठीक है। अब क्या होगा यहां से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे बच्चों तो ये हमारा कंपोनेंट आ जाएगा। अब इसको हम वापस से उलट देंगे उल्टा कर देंगे, तो एन बी बाई एन ए था तब हो जाएगा हमारा एन ए बाई एन बी। अब यहां से पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस, ये मोल क्या हो जाएगा बच्चों डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम ए, मतलब ए का द्रव्यमान डिवाइड बाई ए का अणुभार डिवाइड बाई बी का द्रव्यमान डिवाइड बाई बी का अणुभार, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए बाई एम ए, डब्ल्यू ए बाई एम ए आई ऊपर चला जाएगा तो एम बी डिवाइड बाई डब्ल्यू बी। यहां से बच्चों दिखाई दिया कि डब्ल्यू बाई स्मॉल एम ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई में कैपिटल एम बाई कैपिटल डब्ल्यू,
एक को मान लो विलेय और एक को मान लो विलायक। इस तरीके से बच्चों हम संबंध निकाल लिए। यहां बच्चों एक क्वेश्चन है, 3.65 ग्राम एस्पिरिन है बच्चों। थ्री पॉइंट सिक्स फाइव ग्राम एस्पिरिन है, इसको 25.08 ग्राम पानी में घोलकर विलयन तैयार किया जाता है। विलयन में एस्पिरिन का भार प्रतिशत तथा भार भिन्न ज्ञात करिए। जो जो पहले दिया हुआ है पहले उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं बच्चों। तो निकालिए। इसको हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक।